Those candidates, those aspirants who qualified written of CAPF AC 2023, there were some of the frequently asked questions related to your DAF, PST, PET, MST, and certificate and other aspects. So some of the aspects I will discuss. One of the frequent question was when DAF will be filled, when physical medical will be there and all. So gradually I will explain all the aspects maybe in coming days, in coming obviously next week most probably your DAF will be released and you will get time for almost 1 week. सो हमेशा देखो एक चीज रखो कि जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, वंस यू क्वालिफाइड रिटन, आपको अपना नेक्स्ट स्टेज को जारी रखना है, फिजिकल और मेडिकल को जारी रखना है। सो जो डीएफ फील होना है तो वो नेक्स्ट वीक इसी टाइम आ सकता है। अब मे बी अभी आपके पास हो सकता है इधर कल भी आ सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक एनी टाइम आ जाएगा। और आपको जो जनरली जो है 10 डेज का टाइम मिलता है, तो 10 डेज या 9 डेज डिपेंडिंग ऑन, तो 10 डेज के आसपास आप मानो, तो उन 10 डेज में जो है जब तक आप फाइनली सबमिट नहीं करते हो उसको आप एडिट कर सकते हो, री एडिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वन टाइम ही आपके पास टाइम, नहीं, उस 10 डेज के विंडो में जब तक आप फाइनली सबमिट नहीं करते हो तब तक आप उसको एडिट कर सकते हो। आप जितनी बार चाहो एक तरह से उसको एडिट कर सकते हो, जहां सारी चीजें जो जरूरतें हैं वो उसको आप एडिट कर सकते हो। तो पहला जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं मैं उसको एक एक करके लेता हूं और ये एक कंटिन्यूअस जर्नी रहेगी। वंस डीएफ, देखो एक बार डीएफ आपका रिलीज हो जाएगा तो फिर मैं जो रिक्वायरमेंट का है वो कई और वीडियोस बना दूंगा आपको सैंपल के साथ भी। जो डीएफ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो उनके डीएफ से जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के, तो वो सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले डेट ऑफ डीएफ। ओके, सो डेट, यूपीएससी आपका एग्जाम किस डे लेगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का, यही चीजें मेंशन की रहती है। ये कभी भी आपको शुरू में नहीं बताया जाता है ना कि किस डे हम डीएफ आपको रिलीज करेंगे, किस डे इंटरव्यू के लिए वो आपको सर्टेन टाइम में बताया जाता है कि अब आ गया या 2 दिन में आने वाला है, लेकिन वो बिल ये एडवांस में नहीं होता है। तो ये मान करके चलो कि जो डीएफ का जो फिल करना है तो वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ये सारे जितने भी हैं रेडी रखो। अब इसमें से जो डीएफ में आपको रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो जो रिक्वायरमेंट है कुछ चीजें हैं जो सबके लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो सबके लिए रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है आपका, वो आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी एज के लिए, और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सबके लिए आपका जरूरी है। फिर उसके बाद यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ है किसी भी तरीके से, तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, जैसे एज रिलैक्सेशन कई तरह के हैं। एक है कोई ओबीसी कैंडिडेट हैं, या एक सर्विसमैन है, या एससी एसटी हैं, तो ये लोग अपने जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी में जो है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए। इसके पहले तक जो हो रहा था कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो था वो लास्ट डे जो आपका अप्रैल मई में आपने जो फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म के लास्ट डे फिल करने के पहले, लेकिन इस बार जो क्या था कि 1 अप्रैल से लास्ट डेट जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस बीच का डेट का होना चाहिए। अब जो कैंडिडेट सपोज करो कि ओबीसी में है और वो उनके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है और उनका एज यदि 25 वो कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो जनरल कैंडिडेट में ट्रीट हो जाएंगे इवन इफ उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। लेकिन जो कैंडिडेट 25+ आप क्रॉस कर गए, 23 में जो 1 अगस्त वाला आपका कट ऑफ डेट है, तो फिर आप ओबीसी प्रूव नहीं कर पाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। इनफैक्ट एवरी टाइम ऐसे सिचुएशन होते हैं। तो जो कैंडिडेट लेस एज होगा, जिनका 25 से कम होता है, और वो सर्टिफिकेट चाहे वो एसटी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो, यदि आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड नहीं भी होता है और 25 से बिलो हो, और कंडीशन ये है
कि आप जनरल कैटेगरी के मेरिट लिस्ट पे आपने रिटन क्लियर किया हुआ है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता। तो आप अपने सर्टिफिकेट का अरेंजमेंट कर लो, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, एज के लिए, और जो या कोई सर्विस में हो, तो सर्विस में हो तो आपके पास एनओसी चाहिए। अब ये ग्रेजुएशन जो कुछ कैंडिडेट एपियरिंग में हैं, ये इनमें भी क्वेश्चन है कि कुछ जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन आपका है, तो कुछ कैंडिडेट एपियरिंग में भी फील करते हैं। तो जब भी, अभी हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते ना, लेकिन जिस भी डेट को लास्ट डेट फील करने का डीएएफ है, मान के चलो अक्टूबर में किसी टाइम आपका लेटेस्ट टेक 20th मीन्स एक हाइपोथेटिकल लो कि 20 अक्टूबर यदि है, तो आपको उस डेट तक एक तरह से आपके पास पासिंग का प्रूफ होना चाहिए। अब फाइनल सर्टिफिकेट आपको बाद में मिल सकता है, ग्रेजुएशन का जो फाइनल डिग्री है वो कुछ को पता चला कि 1 साल के बाद मिलता है कभी, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ होनी चाहिए कि हाँ हम पास हो चुके हैं। तो अब प्रूफ होने का क्या है, या तो आपके पास मार्कशीट हो, या आपके पास प्रोविजनल हो, या मार्कशीट और प्रोविजनल अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है, वो उससे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट द ही और सी हैज क्लियर ग्रेजुएशन, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए। तो ये है। और अपने अपने जैसे SC ST हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। अब फिर उसके बाद है कि डीएएफ जो फील करने में क्या क्या चीजें, तो एक ये सर्टिफिकेट हो गई। फिर डीएएफ में आपको एक फोर्स प्रीफरेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो फोर्स प्रीफरेंस, अब फोर्स प्रीफरेंस पे मैं सेपरेट से एक वो उसका डिमांड है, तो फोर्स प्रीफरेंस के बारे में मैं सेपरेट से डिस्कस करूंगा। और बाकी जो आपको लगता है, देखो हर चीज हम जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे, हमें क्या सही लगता है हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो भी फोर्सेस हैं मैं उसके बारे में चीजों को बता दूंगा। ऑल 5 पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं कि इसमें क्या क्या आपके पास चीजें हैं, क्या इनके स्ट्रेंथ हैं, क्या यहाँ चैलेंजेस हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। मैं, हाँ, इंडिविजुअल लेवल पे यदि आप जुड़े हुए हो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे आपके उससे संबंधित फिर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन इन जनरल जो है फोर्स प्रेफरेंस में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें चीजों को कि इसके ये एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आपको लगता है, आप अपने अनुसार, आप अपने जो कंडीशन है या इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके अनुसार आपको चूज करना है। तो एक तो फोर्स प्रेफरेंस वाले में आपको ध्यान रखना है। ये लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि कुछ कैंडिडेट पता चला कि टॉप 20 में आ गए, अब उनको लगता है सर मेरे से गलती हो गई कि मुझे ये फोर्स देना था। तो और अब जब फॉर एग्जाम्पल लास्ट रैंक आपका आ रहा है, लास्ट रैंक इन द सेंस है कि बाद का रैंक है, तब आपका चॉइस उतना मायने नहीं रख रहा है। समटाइम कुछ कैंडिडेट के लिए चॉइस मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका रैंक ऐसा होता है कि जो एक तरह से आखिरी में कुछ फोर्सेस हैं। अब अभी देखो, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें देखा जाए कि बीएसएफ में सीट्स जो रिजर्व वगैरह वाले में मेजोरिटी सीट्स बीएसएफ के लिए रह जाते हैं। इसका मतलब है कि जो बीएसएफ हैं टॉप रैंकर्स जो प्रेफरेंसेस नहीं दे रहे हैं। इट डजंट मीन, कभी भी इस चीज को नहीं सोचो कि बीएसएफ खराब, कोई भी फोर्स खराब नहीं है। आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर हो रहे हो, और हर का थॉट अलग अलग है। कुछ ऐसे लोग होंगे कि बेकार है, तो वो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कोई पर्सन को है, लगता है मुझे बस मैं सीआईएसएफ के लिए बनाऊं, तो उसको बीएसएफ ठीक नहीं लगे। कुछ पर्सन है कि बीएसएफ ही मुझे चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस में। तो हर टाइप के लोग हैं, आप अपने को देखो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा। एक आपका जो होता है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है वो आप अपना मेंशन करोगे। समटाइम जैसे कुछ कैंडिडेट मास्टर्स किए हुए रहते हैं, तो आप मास्टर्स भी डालोगे। ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरी नहीं आप मास्टर्स किए हो तो आप डाल दो कुछ उस ढंग का। फिर आपका जो हॉबी है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, टीम एक्टिविटी कुछ भी, तो ये बहुत ज्यादा चीज डालने की जरूरत नहीं। अब कुछ है कैंडिडेट हैं जिन्हें मौका मिला, मान के चलो कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहे या किसी क्लब से जुड़े हुए हो, किसी टीम से जुड़े हुए हो, तो कोई स्पोर्ट्स आपने खेला, किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, किसी टीम एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में आपको लिखना चाहिए।
अब नहीं पार्टिसिपेट किए हो, कोई मेडल नहीं जीते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ोगे। लेकिन जो हॉबीज वगैरह होते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अप्रोक्स 3 या 4 जो भी है आपके पास, 3 to 4 थिंग्स आप लिख सकते हो। आप इतना भी ज्यादा मत लिख दो कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो, और ज्यादा नंबर लिखते हो तो उसको कम में ये, और 2 ही 3 लिखते हो तो थोड़ा एक लाइन में बता दो कि हाँ ये इससे संबंधित। जैसे किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो आप उसको लिखो कि उस टाइप का बुक हमको पढ़ने का शौक है। या किसी को है कि हमें ट्रैवलिंग का शौक है, किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को टीचिंग करने का शौक है। तो कोई भी पैशन आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो भी इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में लिखो। एक लैंग्वेज वाले कॉलम में होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। इसमें एवरी टाइम स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो छोटे छोटे जो चीजें हैं वो हम डीएएफ के हेल्प से जो कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके डीएएफ से संबंधित चीजों को हम डिस्कस करेंगे। फिर जैसे फिजिकल और मेडिकल, एक ये भी प्रश्न था कि सर फिजिकल और मेडिकल कब स्टार्ट होगा। तो फिजिकल और मेडिकल मोस्ट प्रोबेबली ये आपका नवंबर एंड, ठीक है, नवंबर एंड में स्टार्ट हो जाएगा या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो नवंबर मेरे अनुसार नवंबर लास्ट में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उस आधार पे आप अपने को अभी से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। जो एक स्टैंडर्डली फिट कैंडिडेट हो तो उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। लेकिन रनिंग सबसे ज्यादा, रनिंग पे आपको फोकस करो। मेल आपको तो 4 इवेंट्स आपके पास हैं, फीमेल हो तो 3 इवेंट्स हैं। अब 4 इवेंट्स में क्या है, 2 आपके रनिंग है। तो जब रनिंग आप अच्छा कर लेते हो ना तो लॉन्ग जंप भी अच्छा कर लोगे। एक कहीं भी आप किसी भी इवेंट्स में देखो किसी भी चीजों को, तो जो ज्यादा अच्छा रनिंग कर सकता है वो लॉन्ग जंप भी ठीक ठाक कर सकता है। तो अभी अपने को ये ट्राई करो कि इंजरी ना हो। ये कुछ एवरी टाइम ऐसे होते हैं, 10-15 कैंडिडेट्स एवरी टाइम होते हैं जिनका इंजरी हो जाता है, उसके कारण पता चला कुछ ऐसे एवरी टाइम होते हैं कि शायद उनका फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर जाते तो उनका सिलेक्शन हो जाता फाइनल सिलेक्शन, लेकिन पता चला कि फिजिकल में प्रैक्टिस कर रहे थे, इंजरी हो गई। यू नेवर नो कि किसके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बचाने की कोशिश करो। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका कि अभी से ही आप प्रैक्टिस जारी रखो। ठीक है, तो विदाउट एनी मतलब अननेसेसरी, जितना रिक्वायरमेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से करो। तो आपके पास रनिंग 2 इवेंट हो गया, तो वो दोनों के लिए है। मेल के लिए आपको 16 सेकेंड मिल रहा, फीमेल के लिए 18 सेकेंड 100 वाले में। 800 वाले में 3 मिनट 45 सेकेंड मेल के लिए, 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप में 3.5 मीटर और फीमेल के लिए 3 मीटर, और शॉर्ट पुट सिर्फ मेल के लिए है तो 4.5 मीटर। तो शॉर्ट पुट में देखोगे कि बीच में कपल ऑफ ईयर बहुत मतलब लंबे समय से ओनली वन चांस मिल रहा था, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए थे तो उन्होंने मेल किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और डिफरेंट जगह टैग किया अपने ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को, तो फिर वो उसको 3 चांसेस कर दिया गया है। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो ये मान कर चलो मेंटली कि आपको नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट, लेकिन आपको अर्लीस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही प्रिपेयर करो। ओवरवेट कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखो कि जो 22 वाले बैच हैं उससे आपको री मेडिकल में टाइम नहीं दिया जा रहा। आज आपका मेडिकल का रिजल्ट हुआ, कल आपको री मेडिकल डिफरेंट बोर्ड लेगी। अब यदि आपका ओवरवेट है तो आप एक दिन में तो कम नहीं कर लोगे। अभी जनरली जैसे जो 22 वाले बैच था तो 5 kg के आसपास तक अलाउ कर दिया गया था ओवरवेट, क्योंकि ओवरवेट की ही समस्या होती है। अंडरवेट एक्सेप्शनल कैंडिडेट एक आध दो होते हैं ऐसे, लेकिन आपका ओवरवेट का ही समस्या तो अप टू 5 kg। कुछ ये कमांडिंग ऑफिसर पे डिपेंड करता है, स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे जब री मेडिकल में लंबा समय, ज्यादा समय मिलता था, 45 डेज मिनिमम मिलता था, तो उस समय पता चला कि आपको 3 kg में भी कुछ जगह है कि आपको री मेडिकल के लिए बुला लें। लेकिन इसमें चूंकि री मेडिकल का नेक्स्ट डे होता है तो किसी का 4 kg है वजन, तो वो तो एक रात में नहीं कम कर लेगा ना। तो अपने साइड से कोशिश करो, डाइट वगैरह उस टाइम से चीजों को लो। मैं एक एक करके चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी चूंकि डीएफ नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, लेकिन आप फिजिकल वगैरह एक्टिविटी अपना स्टार्ट करो। जो भी जैसे एक स्टैंडर्ड, आप जो फिट पर्सन हो ना, इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग ये एक्टिविटी नहीं है। प्रॉब्लम ये कुछ कैंडिडेट में होता है कि वो फिजिकली फिट होने के बाद भी मेंटली उनको एक फियर टाइप का रहता है। फियर नहीं रखो। आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको एज ए
जवान, जैसे आप आर्मी रिक्रूटमेंट में या कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में आप जाते हो तो फिजिकल आपसे बहुत ज्यादा करा जाता है, क्योंकि वहाँ फिजिकल का ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन आप यहाँ यूपीएससी का एग्जाम रिटन क्वालिफाई करके जा रहे हो, तो आपको फिजिकल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता है, मेंटली आप कितने अलर्ट हो ये मायने रखता है। यदि आप मेंटली स्ट्रांग हो तो फिजिकली इतना चैलेंजिंग नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो जाता, लेकिन हाँ, हर की बॉडी, हर की स्टेमिना, हर की स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो आप अपने को पहचानो। किसी को लगता है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है तो आप करो, किसी को लगता है कि मुझे ट्रेनर की जरूरत है तो आप अपने आसपास में चीजों को देखो। हम इसमें एक एक करके और चीजों को डिस्कस करेंगे, तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स को एक एक पार्ट को लेकर के हम ये कर देंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी और रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। नेक्स्ट वाले में मैं आपको एक डीएफ दिखा दूंगा, फिर मैं फिजिकल, मेडिकल और कोर्स प्रेफरेंसेस ये सारी चीजों को मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू।